अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गुर्दे के फ़ेल के बारे में। हम जानेंगे कि गुर्दा किस तरह से पेशाब बनाता है और पेशाब बनने के मुख्तलिफ मरहले। तो आइए ये जानने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम पढ़ेंगे गुर्दे के फ़ेल के बारे में। गुर्दे का फ़ेल पेशाब बनाना है और हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था गुर्दे का ये जो फ़ेल है पेशाब बनाना, ये गुर्दे के अंदर पाया जाने वाला नेफ्रॉन सरअंजाम देता है। इसीलिए नेफ्रॉन को गुर्दे की फ़ेलियाती इकाई कहते हैं, क्योंकि गुर्दे के अंदर पाए जाने वाले नेफ्रॉन्स ने ही गुर्दे का फ़ेल यानी पेशाब बनाने का अमल सरअंजाम देना है। आज हम तफसील से पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन किस तरह से पेशाब बनाता है। तो गुर्दे का फेल है पेशाब बनाना, जो कि नेफ्रॉन सरअंजाम देता है। पेशाब 3 मरहलों में बनता है। तो आइए उन तीनों मरहलों के पहले हम नाम लिख लेते हैं जिन 3 मरहलों के दौरान पेशाब बनता है। तो सबसे पहला मरहला है पेशाब बनने का। प्रेशर फिल्ट्रेशन। दूसरा मरहला है सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन। और तीसरा मरहला है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। तो इन 3 मरहलों के बाद नेफ्रॉन या गुर्दे में पेशाब बनता है। तो आइए इन तीनों मरहलों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेशर फिल्ट्रेशन के बारे में, जो कि पेशाब बनने का सबसे पहला मरहला है। प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या है? आइए इस अमल को और इस मरहले को जानने के बारे में हम डायग्राम का सहारा लेते हैं। तो ये आपके सामने नेफ्रॉन की डायग्राम है, जो कि हमने गुज़िश्ता लेक्चर में भी पढ़ी थी। आज हम इस डायग्राम से नेफ्रॉन के फेल की वजाहत करेंगे। ये एक नेफ्रॉन की डायग्राम है और हमने पढ़ा था कि नेफ्रॉन के 2 बड़े हिस्से होते हैं। एक नेफ्रॉन का गैर नालीनुमा हिस्सा होता है और दूसरा नालीनुमा हिस्सा होता है। नेफ्रॉन का जो गैर नालीनुमा हिस्सा होता है, जिसे रेनल कार्पसल कहते हैं, उसके मजीद 2 हिस्से थे, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। इनकी तफसील हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ ली है। आज हमने सिर्फ इन हिस्सों के अफ़आल पढ़ने हैं। ये हिस्से पेशाब बनाने में कैसे अपना किरदार अदा करते हैं, आज हमने सिर्फ ये पढ़ना है। तो जो रेनल कार्पसल का पहला हिस्सा था, जिसको हमने ग्लोमेरुलस कहा था, ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज का बारीक बारीक खून की नालियों का एक जाल था, जिसको बोमेन कैप्सूल ने घेरा होता है। आप देख सकते हैं ये आपको ग्लोमेरुलस नजर आ रहा होगा और ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द आपको प्याले नुमा बोमेन कैप्सूल भी नजर आ रहा होगा। अब ये जो ग्लोमेरुलस है, जिसमें बहुत ही बारीक बारीक खून की नालियां या ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा है, ये ब्लड कैपिलरीज का ही एक जाल है। अब वो वाला खून जो दिल से गुर्दे की जानिब आता है, दिल से गुर्दे की जानिब खून ले जाने का जो फेल है, वो एक आर्टरी सरंजाम देती है। उस आर्टरी को कहते हैं रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी क्या है? ये ऐसी खून की नाली है जो खून को दिल से गुर्दे की जानिब लेकर जाएगी। तो रेनल आर्टरी के जरिए
जो गंदा खून होगा जिसमें बहुत सारे मेटाबॉलिज्म के बेकार मादे होंगे, वो खून रेनल आर्टरी के जरिए गुर्दे में दाखिल होगा। अब जैसे ही वो रेनल आर्टरी के जरिए खून गुर्दे में दाखिल होगा तो गुर्दे में जो रेनल आर्टरी है वो मजीद छोटी छोटी आर्टरीज में तकसीम हो जाती है। तो रेनल आर्टरी जैसे ही गुर्दे में दाखिल होती है गंदे को खून को लेकर, तो वो रेनल आर्टरी गुर्दे में जाकर मजीद छोटी छोटी खून की नालियों में तकसीम हो जाती है, उन्हें कहते हैं आर्टरियोल्स। तो वो जो खून है वो रेनल आर्टरी से आर्टरियोल्स में चला जाएगा और जो आर्टरियोल्स हैं वो मजीद छोटी छोटी खून की नालियों में तकसीम हो जाती हैं, उन्हें कैपिलरीज कहते हैं। तो जो ग्लोमेरुलस है वो कैपिलरीज का ही एक जाल है, बहुत बारीक बारीक खून की नालियों का ही एक जाल है जिसको हमने ग्लोमेरुलस कहा। तो जो खून दिल से रेनल आर्टरी के जरिए गुर्दों में दाखिल हुआ, गुर्दों में वो छोटी छोटी पहले नालियों में आएगा, उन्हें कहेंगे आर्टरियोल्स, और आर्टरियोल्स से वो गंदा खून ग्लोमेरुलस में आ जाएगा, तो वो खून ग्लोमेरुलस में आ जाएगा। अब ग्लोमेरुलस में मौजूद खून का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। इस ग्लोमेरुलस की खून की नालियों में या ब्लड कैपिलरीज में जो खून हरकत कर रहा होगा उस खून का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। तो इस जगह पर ग्लोमेरुलस, ये वाली जगह पर खून जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, यहां पर खून में मौजूद जायद पानी, नमकियात, यूरिया और ग्लूकोज वगैरह यहां से ग्लोमेरुलस से बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही ग्लोमेरुलस में गर्दिश करने वाले खून से पानी, नमकियात, ग्लूकोज और यूरिया वगैरह निकलेंगे तो वो खून से निकलने वाले ये तमाम के तमाम केमिकल्स बोमेन कैप्सूल में आकर इकट्ठे हो जाएंगे। इस अमल को प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या है? ये एक ऐसा अमल है जिस अमल के दौरान ग्लोमेरुलस में हरकत या गर्दिश करते हुए खून से पानी, नमकियात और इसके अलावा ग्लूकोज और यूरिया ग्लोमेरुलस में हरकत करते हुए खून से बाहर निकल आता है और कहां आकर इकट्ठा हो जाता है? ये सारे केमिकल्स का जो मिक्सचर है, जो मवाद है, ये सारे केमिकल्स का, वो बोमेन कैप्सूल में निकल आता है। तो ये खून में से पानी भी निकल आया। कौन से खून में से? जो खून ग्लोमेरुलस में गर्दिश कर रहा है, और उस खून का प्रेशर, ग्लोमेरुलस में खून जो गर्दिश कर रहा है उस खून का ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। तो यहां पे ग्लोमेरुलस के अंदर गर्दिश करने वाले खून में से पानी भी निकल आता है, नमकियात भी निकल आते हैं, ग्लूकोज भी निकल आता है और यूरिया भी निकल आता है। और ये सारा का सारा मवाद जिसमें पानी भी है, ग्लूकोज भी है, यूरिया भी है, नमकियात भी है, ये ग्लोमेरुलस से निकलने वाला सारा का सारा मवाद बोमेन कैप्सूल में आकर इकट्ठा हो जाता है। ये जो ऑरेंज रंग का मैंने मवाद बनाया है ये ग्लोमेरुलस में मौजूद खून से निकल रहा है और इस मवाद को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ये वो मवाद है जो ग्लोमेरुलस में गर्दिश करते हुए खून से निकलता है, और इस मवाद में पानी भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, नमकियात भी होते हैं और यूरिया भी होते हैं। और इस पूरे अमल को, जिस अमल के दौरान ग्लोमेरुलस में से गर्दिश करते हुए वहां पर हरकत करते हुए खून में से प्रेशर के साथ पानी भी निकल आए, नमकियात भी निकल आए, ग्लूकोज भी निकल आए और यूरिया भी निकल आए, इस अमल को प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन का मतलब है केमिकल्स का किसी फ्लूइड से अलैदा हो जाना। तो हमने उधर देखा कि चार केमिकल्स, कम से कम चार किस्म के केमिकल्स खून में से अलैदा होकर बाहर बोमेन कैप्सूल में आ गए, तो इसे फिल्ट्रेशन कहेंगे। और चूंकि ये प्रेशर के साथ होती है इसलिए इसे प्रेशर फिल्ट्रेशन कहेंगे। तो आइए इस अमल के बारे में हम लिख लेते हैं। इस अमल के दौरान क्या होगा? इस अमल के दौरान ग्लोमेरुलस में मौजूद
खून से जायद पानी नमकियात ग्लूकोज और यूरिया निकल जाएगा और ये सारा मवाद बोमेन कैप्सूल में जमा या इकट्ठा हो जाएगा। इस अमल को प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। प्रेशर फिल्ट्रेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अमल के दौरान ग्लोमेरुलस में गर्दिश करते हुए खून का प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है और वो जो केमिकल्स खून से बाहर निकलते हैं, बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं, वो बड़े प्रेशर के साथ वहां से फिल्टर होते हैं, बाहर निकलते हैं। और उस मवाद को, ये जो मवाद, जिस मवाद में पानी, ग्लूकोज, नमकियात और यूरिया है, इस मवाद को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे, कहा जाता है या कहेंगे। तो ये हमने पहला मरहला पढ़ा पेशाब बनने का, जिसको हमने प्रेशर फिल्ट्रेशन कहा। तो प्रेशर फिल्ट्रेशन कहां से हो रही है, मैंने इस डायग्राम में उसकी निशानदही की है। ग्लोमेरुलस में से क्या हो रही है प्रेशर फिल्ट्रेशन, और उसके दौरान वो जो मवाद निकला जिसको हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा, उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो मवाद ग्लोमेरुलस में मौजूद खून में से बाहर आ रहा है। तो वो मवाद बोमेन कैप्सूल में इकट्ठा हो जाएगा। अब हम पेशाब बनने का दूसरा मरहला पढ़ेंगे, जो है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के दौरान क्या होगा, दूसरा मरहला पेशाब बनने का, उसमें वो जो केमिकल्स पहले मरहले के दौरान खून में से निकले हैं, जिसमें पानी है, ग्लूकोज है, यूरिया है और नमकियात है, उनमें से ज्यादातर केमिकल्स दोबारा से खून में जज़ब हो जाएंगे। वो जो पहले मरहले के दौरान खून से केमिकल्स निकले हैं, दूसरे मरहले के दौरान वो केमिकल्स, उनमें से ज्यादातर केमिकल्स दोबारा से खून में जज़ब हो जाएंगे। इस अमल को सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो आइए सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के बारे में भी हम लिख लेते हैं। तो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के दौरान क्या होता है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के दौरान वो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में मौजूद केमिकल्स हैं, जो पहले मरहले के दौरान खून में से ही निकले थे, ग्लोमेरुलस में गर्दिश करते हुए खून में से निकले थे, दूसरे यानी सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के दौरान, दूसरे मरहले के दौरान, उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में मौजूद ज्यादातर केमिकल्स दोबारा से खून में जज़ब हो जाएंगे। अब वो जो केमिकल्स खून में दोबारा से जज़ब हो रहे हैं दूसरे मरहले के दौरान, जिसको हमने सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहा, वो केमिकल्स रेनल ट्यूब्यूल के तीनों हिस्सों से दोबारा से खून के अंदर जज़ब होंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कैसे। आप देख सकते हैं, हमने कहा था कि जो नेफ्रॉन है उसके दो हिस्से हैं, एक गैर नालीनुमा हिस्सा जिसको हमने रेनल कार्पसल कहा था, और दूसरा जो नालीनुमा हिस्सा है उसको हमने रेनल ट्यूब्यूल कहा था गुज़िश्ता लेक्चर में। रेनल ट्यूब्यूल के फिर मजीद तीन हिस्से थे। पहला हिस्सा था पहली बलदार नाली। रेनल ट्यूब्यूल का दूसरा हिस्सा था एक यू शक्ल का हिस्सा था जिसको हमने लूप ऑफ हैनले कहा था, और लूप ऑफ हैनले के बाद रेनल ट्यूब्यूल का जो तीसरा हिस्सा था वो था आखिरी बलदार नाली, जिसके बाद आपको कलेक्टिंग डक्ट के बारे में बताया था। तो वो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल में इकट्ठा हो जाता है, वो बोमेन कैप्सूल से आ जाएगा
रेनल ट्यूब्यूल के पहले हिस्से में, जिसको हमने पहली बलदार नाली कहा था। अब आप देख सकते हैं ये जो रेनल ट्यूब्यूल है, आप रेनल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द नालियां देख रहे हैं। रेनल ट्यूब्यूल के तीनों हिस्सों के इर्द गिर्द आपको ये जो गुलाबी रंग की नालियां नजर आ रही हैं, ये खून की नालियां हैं। आप देख सकते हैं रेनल ट्यूब्यूल यानी नेफ्रॉन के नालीनुमा हिस्से के तीनों हिस्सों के इर्द गिर्द आपको खून की नालियों की शाखें नजर आ रही होंगी और इनमें खून गर्दिश कर रहा होगा। तो वो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेनल ट्यूब्यूल के पहले हिस्से में यानी पहली बलदार नाली में आता है, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब रेनल ट्यूब्यूल की पहली बलदार नाली में आएगा, उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में मौजूद पानी और ज्यादातर ग्लूकोज दोबारा से इस ट्यूब्यूल या पहली बलदार नाली से निकलकर वापस खून में जज़ब हो जाएगा। इस अमल को सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो ज्यादातर ग्लूकोज और थोड़ा सा पानी यहां से पहली बलदार नाली से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से निकलकर वापस खून में जज़ब हो जाएगा। और अब जो मवाद बच जाएगा, जो यहां से पहली बलदार नाली से वापस खून में जज़ब नहीं होगा, वो आगे जाएगा और वो रेनल ट्यूब्यूल के यू शक्ल के हिस्से में जाएगा, जिसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। तो यहां से लूप ऑफ हेनले से, लूप ऑफ हेनले के भी आगे दो हिस्से हैं। लूप ऑफ हेनले का एक हिस्सा नीचे की जानिब आ रहा है और लूप ऑफ हेनले का जो दूसरा हिस्सा है वो ऊपर की जानिब जा रहा है। ये जो लूप ऑफ हेनले का नीचे की जानिब आता हुआ हिस्सा है, इस हिस्से से पानी की एक बार फिर दोबारा खून में जज़ब होगा। आप इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब वो पहली बलदार नाली से नीचे आता है, तो इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में अभी भी पानी बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ से नीचे आती हुई लूप ऑफ हेनले से भी पानी दोबारा से खून के अंदर जज़ब हो जाता है। आप नीचे आती हुई लूप ऑफ हेनले के साथ एक और खून की नाली देख रहे हैं, यहाँ से भी पानी दोबारा से खून के अंदर जज़ब हो रहा है। तो ये पानी का इंजज़ाब हो रहा है, दोबारा से इंजज़ाब हो रहा है। अब जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहां से मजीद आगे जाएगा और अगला हिस्सा है ऊपर जाती हुई लूप ऑफ हेनले, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ऊपर जाती हुई लूप ऑफ हेनले में पहुंच चुका होगा, तो उसमें से बहुत सारा पानी वापस खून में जज़ब हो चुका होगा। अब यहां जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी जो मवाद लूप ऑफ हेनले की ऊपर जाती हुई नाली में पहुंच जाता है, इसमें नमकियात बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहां से नमकियात की दोबारा से एब्जॉर्प्शन होगी। यहां जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ऊपर जाती हुई लूप ऑफ हेनले में पहुंच जाता है, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से नमकियात का दोबारा से इंजज़ाब होगा। यहां से नमकियात ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या रेनल ट्यूब्यूल या नाली से लूप ऑफ हेनले से निकलकर दोबारा से खून में जज़ब हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये नमकियात का वापसी इंजज़ाब हो रहा है। यहां से ऊपर जाती हुई लूप ऑफ हेनले से नमकियात का वापसी इंजज़ाब हो रहा है, जबकि नीचे आती हुई लूप ऑफ हेनले से पानी का दोबारा से इंजज़ाब हुआ, जबकि पहली बलदार नाली से पानी और ग्लूकोज का वापसी इंजज़ाब हुआ। अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ऊपर जाती हुई लूप ऑफ हेनले से मजीद आगे रेनल ट्यूब्यूल के आखिरी हिस्से में पहुंच चुका होगा, जिसे आखिरी बलदार नाली कहते हैं। यहां तक जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या वो मवाद पहुंचेगा, तो इसमें से बहुत सारा पानी निकल चुका होगा, नमकियात भी दोबारा से खून में जज़ब हो चुके होंगे और ग्लूकोज भी खून में दोबारा जज़ब हो चुका होगा। लेकिन यहां पर भी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, उसमें अभी भी पानी बहुत ज्यादा होता है। तो यहां से भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से पानी वापस निकलेगा और इस नाली से, इस आखिरी बलदार नाली से निकलकर यहां पर इसके इर्द गिर्द मौजूद ब्लड वेसल या खून की नाली में दोबारा से जज़ब हो जाएगा। तो ये पूरा अमल हमने पढ़ा, इसको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। और इस पूरे अमल के दौरान शुरू में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस से निकला था, उस फिल्ट्रेट का तकरीबन 99% हिस्सा दोबारा से खून के अंदर जज़ब कर लिया जाता है और यहां आखिरी बलदार नाली में सिर्फ 1% हिस्सा, उस शुरू वाले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का सिर्फ 1% हिस्सा बाकी रह जाता है। यहां पर मवाद, बाकी 99% मवाद जो ग्लोमेरुलस से निकला था वो वापस
खून में जज़ब कर लिया जाता है, पहली बलदार नाली से, लूप ऑफ हेनले से और आखिरी बलदार नाली से। आखिरी बलदार नाली से जो आगे कलेक्टिंग डक्ट में मवाद या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जाता है वो सिर्फ 1% रह चुका होता है, बाकी 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट दोबारा से खून में जज़ब हो जाता है। तो ये हमने सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा, जो कि पेशाब बनने का दूसरा अमल था। अब हम पेशाब बनने का तीसरा मरहला और आखिरी मरहला पढ़ेंगे, वो है ट्यूबुलर सेक्रीशन। ट्यूबुलर सेक्रीशन। हम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बारे में थोड़ा बहुत लिख लें। इस अमल के दौरान ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का 99%, जी हाँ 99% हिस्सा दोबारा से खून में जज़ब कर लिया जाता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा कैसे, वो सारा हमने तफसील से पढ़ा। अब हम आखिरी मरहला पढ़ेंगे पेशाब बनने का, वो है ट्यूबुलर सेक्रीशन। इस मरहले के दौरान खून में से कुछ आयंस निकलेंगे, जैसा कि क्रिएटिनिन और यूरिया, और ये खून से निकलने वाले आयंस रेनल ट्यूब्यूल यानी नेफ्रॉन के नालीनुमा हिस्से में चले जाएंगे। इस अमल को ट्यूबुलर सेक्रीशन कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये आपको रेनल ट्यूब्यूल का जो आपको एक हिस्सा नजर आ रहा है यू शक्ल का, जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं, ये रेनल ट्यूब्यूल का ही हिस्सा है, नेफ्रॉन के नालीनुमा हिस्से का दूसरा हिस्सा है। अब इसके साथ जो ब्लड वेसल नजर आ रही है, इस ब्लड वेसल से कुछ केमिकल्स निकलेंगे। आप देख सकते हैं ये नीले रंग के, ये आइंस हैं, ये क्रिएटिनिन आइंस भी हो सकते हैं या यूरिया भी हो सकता है। अब ये ब्लड से या खून की नाली से निकलकर ये आइंस रेनल ट्यूब्यूल में आ जाएंगे। तो खून ने क्या किया, रेनल ट्यूब्यूल में रतूबत खारिज की, रतूबत यानी सेक्रीशन, केमिकल्स खारिज किए, और वो केमिकल्स रेनल ट्यूब्यूल में आकर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के साथ इकट्ठे हो गए, मिक्स हो गए। तो ये वाला जो तीसरा मरहला है, इसे ट्यूबुलर सेक्रेशन कहते हैं, क्योंकि इस मरहले के दौरान खून में से ट्यूब के अंदर सेक्रीशंस या रतूबत खारिज होती है, केमिकल्स खारिज होते हैं, और वो केमिकल्स यूरिया और क्रिएटिनिन आयंस होते हैं। इसका जो मकसद है वो ये है कि खून की जो पीएच है, खून की जो तेजाबियत है, उसको नॉर्मल रखा जाए, जो कि 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है। और जब ट्यूबुलर सेक्रीशन हो जाती है, खून में से कुछ आइंस और केमिकल्स खून से निकलकर रेनल ट्यूब्यूल की ट्यूब में सेक्रीट या खारिज हो जाते हैं, तब रेनल ट्यूब्यूल में मौजूद मवाद को पेशाब कहते हैं। तो पेशाब तीसरे मरहले के बाद बनता है, और इसके दौरान क्या होगा, खून से रतूबत यानी सेक्रीशन, केमिकल्स खारिज होंगे, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के साथ मिल जाएंगे। इसका मकसद, ट्यूबुलर सेक्रीशन का मकसद खून की पीएच को नॉर्मल
रखना है। और खून की जो नॉर्मल पीएच होती है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है। ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अब जब ट्यूबुलर सेक्रीशन भी हो चुकी होती है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से जो जो केमिकल्स दोबारा से खून में जज़ब होने थे वो तमाम केमिकल्स दोबारा से खून के अंदर जज़ब हो चुके होते हैं और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के साथ वो खून से आने वाली रतूबतें यानी क्रिएटिनिन और यूरिया वगैरह भी मिल चुका होता है, तो यहाँ से फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आखिरी बलदार हिस्से से वो आ जाता है कोलेक्टिंग डक्ट में। अब ये जो कोलेक्टिंग डक्ट में मवाद आ रहा है जिसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट थोड़ा सा है और वो जो आइंस खून से ट्यूब के अंदर खारिज हुए थे वो भी है, इस मवाद को पेशाब कहते हैं। तो ये 3 मरहलों के बाद नेफ्रॉन के अंदर पेशाब बन गया। अब ये जो पेशाब है कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होगा और कलेक्टिंग डक्ट से ये पेशाब रेनल पेल्विस में जाएगा जो कि यूरेटर का बुनियादी हिस्सा है, जहां से यूरेटर का आगाज होता है और यूरेटर से वो पेशाब यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से वो पेशाब यूरेथ्रा के जरिए हमारे जिस्म से निकल जाएगा। तो ये था गुर्दे का फेल यानी पेशाब बनने का अमल। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने पेशाब बनने के मुख्तलिफ मरहलों के बारे में इल्म हासिल किया। हमने जाना कि 3 मरहले वो किस तरह से पेशाब बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम पेशाब की कीमियाई तरकीब भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ गुर्दे का ऑस्मो रेगुलेटरी फेल भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।